नमस्कार और स्वागत। मेरा नाम है ललित और आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल क्लिनिक बाय ललित। ह्यूमन राइट्स के टॉपिक में आज हम बात करेंगे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स यानी यूडीएचआर की। यूडीएचआर में सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। यूडीएचआर कहां से आया, क्या होता है, किसने अप्रूव किया। फिर बात करेंगे प्रीएम्बल ऑफ यूडीएचआर की। फिर बात करेंगे जो राइट्स दिए गए हैं यूडीएचआर में। और फिर बात करेंगे कि यूडीएचआर का एक्चुअली में लीगल इफेक्ट होता क्या है, क्या क्या डेफिशिएंसीज हैं यूडीएचआर में, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और यूडीएचआर में क्या सिमिलैरिटीज हैं, और कितना इंपैक्ट यूडीएचआर का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे पड़ा था। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। एक कहानी को समझिए कि जब यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ उसके बाद यूनाइटेड नेशंस चाहता था कि ह्यूमन राइट्स को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाए ताकि सारी गवर्नमेंट्स एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस को फॉलो करें। तो यूनाइटेड नेशंस ने सभी गवर्नमेंट्स को लेटर लिखा, सभी गवर्नमेंट से कमेंट रिसीव करवाए और एक कमेटी का गठन किया जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी बोला गया। ड्राफ्टिंग कमेटी के पास सारी कंट्रीज के गवर्नमेंट से रिकमेंडेशन आए और उन रिकमेंडेशन के बेसिस पे एक डिक्लेरेशन का ड्राफ्ट तैयार किया गया। इस ड्राफ्ट पर वर्किंग हुई और डिक्लेरेशन ऑफ यूडीएचआर को अडॉप्ट कर लिया गया यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा ऑन दिसंबर 10, 1948। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, डिक्लेरेशन को जब एक्सेप्ट किया गया तो डिक्लेरेशन के खिलाफ कोई वोट नहीं किया गया था। इसके फेवर में 48 वोट्स थे और 8 मेंबर्स जो यूनाइटेड नेशंस के थे वो इस दिन एब्सेंट थे। डिक्लेरेशन की अगर हम बात करें तो डिक्लेरेशन के अंदर 30 आर्टिकल्स हैं और एक प्रीएम्बल है। आइए अब बात करते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स के प्रीएम्बल की। तो दोस्तों इसका प्रीएम्बल इतना कहता है कि जो भी कोई व्यक्ति एज ए ह्यूमन जन्म लेगा, ह्यूमन फैमिली में बॉर्न होगा, उसको कुछ गरिमापूर्ण जीने के लिए कुछ ऐसे अधिकार दिए जाएंगे जो कि ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। प्रीएम्बल ये कहता है कि यदि आपको पूरे विश्व में शांति स्थापित करनी है, जस्टिस देना है, लोगों को न्याय दिलाना है और लोगों की स्वतंत्रता को इंश्योर करना है, तो आपको कुछ गरिमापूर्ण जीवन देने के लिए कुछ ऐसे राइट सभी लोगों को देने पड़ेंगे। तो प्रीएम्बल सिंपली प्रोक्लेम्स दैट एक कॉमन स्टैंडर्ड फॉलो किया जाएगा जो कि एप्लीकेबल होगा सभी लोगों पे, चाहे वो किसी भी देश से बिलोंग करते हो। जो ये कॉमन स्टैंडर्ड की बात की गई है ये इसीलिए की गई है क्योंकि जब यूडीएचआर आया ना दोस्तों, तो उस टाइम पे हमारे विश्व के बहुत सारे देश इस स्थिति से गुजर रहे थे कि या तो वो गुलाम थे या गुलामी से अभी अभी आजाद हुए थे। दे बिकॉज दे लिव्ड in the colonial rules and authoritarian regimes continue to oppress them। आइए अब बात करते हैं एक्चुअल डिक्लेरेशन की। तो जैसा कि हमने आपको बताया डिक्लेरेशन के अंदर एक प्रीएम्बल है और 30 आर्टिकल्स हैं। अगर इसको समझने के लिए मैं डिवाइड करूं तो आर्टिकल 1 और 2 बहुत जनरल आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 3 से 21 के बीच में सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को बताया गया है। आर्टिकल 22 से 28 के बीच में इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के बारे में बात की गई है। तो आइए अब बात करते हैं सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की, जो कि 3 से 21 तक में कवर हैं। वीडियो को पॉज करके सारे आर्टिकल्स को नोट कर लीजिएगा, सारे आर्टिकल्स को याद करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज में और लॉन्ग लेंथ क्वेश्चंस में यहां से सवाल आता ही आता है। तो दोस्तों आर्टिकल 3 बात करता है राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पर्संस की। आर्टिकल 4 बात करता है फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी की, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज्यादा स्लेवरी थी, बहुत ज्यादा गुलाम बनाए जाते थे। आर्टिकल 5 बात करता है प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर, इनह्यूमन एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट की। आर्टिकल 6 बात करता है रिकॉग्निशन ऑफ पर्सन बिफोर द लॉ। आर्टिकल 7 बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ की। आर्टिकल 8 बात करता है इफेक्टिव रेमेडी बिफोर नेशनल ट्रिब्यूनल्स की। आर्टिकल 9 बात करता है फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्रेरी अरेस्ट, डिटेंशन और एक्साइल की। आर्टिकल 10 बात करता है फेयर एंड पब्लिक हियरिंग बाय इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल ट्रिब्यूनल्स की। आर्टिकल 11 बात करता है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस अल्टिल प्रूवन गिल्टी। आर्टिकल 12 बात करता है राइट टू प्राइवेसी, फैमिली एंड होम की। आर्टिकल 13 बात करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की। आर्टिकल 14 बात करता है राइट टू सीक एंड एंजॉय द असाइलम, जो लोग दूसरे देशों में शरण ले लेते हैं उसकी। आर्टिकल 15 बात करता है राइट टू नेशनैलिटी की। आर्टिकल 16 बात करता है राइट टू मैरी एंड हैव फैमिली की। आर्टिकल 17 बात करता है राइट फॉर ओन प्रॉपर्टी। आर्टिकल 18
18 बात करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट, कंसाइंस एंड रिलीजन की। आर्टिकल 19 बात करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन की। आर्टिकल 20 बात करता है पीसफुल एसोसिएशन एंड असेंबली की। आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट। तो ये हो गए हमारे सिविल एंड पॉलिटिकल राइट खत्म। आइए अब बात करते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स की, जिसको कवर किया गया है आर्टिकल 22 से 28 में। तो आर्टिकल 22 बात करता है राइट फॉर सोशल सिक्योरिटी की। आर्टिकल 23 बात करता है राइट टू वर्क एंड फ्री चॉइस ऑफ एम्प्लॉयमेंट की। आर्टिकल 24 बात करता है राइट टू रेस्ट एंड लेजर की। आर्टिकल 25 बात करता है राइट टू हैव अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर हेल्थ फॉर हिमसेल्फ एंड फैमिली की। आर्टिकल 26 बात करता है राइट टू एजुकेशन की। आर्टिकल 27 बात करता है राइट टू पार्टिसिपेट इन कल्चरल लाइफ की, यानी त्योहार मनाने की स्वतंत्रता की। आर्टिकल 28 बात करता है टू हैव गुड सोशल एंड इंटरनेशनल ऑर्डर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको यूनाइटेड डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स पे ध्यान रखनी चाहिए कि ये जितने भी राइट्स दिए गए हैं, ये किसी भी स्टेट को ये अलाउ नहीं करते कि वो पब्लिक इमरजेंसी के दौरान भी इन राइट्स को लागू करे। यानी कोई ऐसी सिचुएशन अगर क्रिएट हुई है किसी नेशन के साथ जिसमें उस नेशंस को थ्रेटन है वॉर का, या लाइफ ऑफ द नेशन खत्म हो सकती है, उस स्टेट में इन राइट्स को कर्टेल किया जा सकता है। आर्टिकल 29 जो है वो लिमिटेशंस को बताता है इन राइट्स एंड फ्रीडम्स पर। आइए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो कि है लीगल इफेक्ट ऑफ यूडीएचआर। यहां से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान रखिए कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो था ना, ये बेसिकली मैग्ना कार्टा ऑफ राइट्स था। पहली बार किसी ऐसे मंच पर ह्यूमन राइट्स के बारे में बात की गई थी जहां पर सभी देश ह्यूमन राइट को अपने देशों में लागू करने के लिए एग्री हो गए थे। तो इसको एज ए मेजर अचीवमेंट माना गया। ये जो डिक्लेरेशन आया, इसकी वजह से एक इंटरनेशनल कम्युनिटी का स्टैंडर्ड सेट हो गया कि ये तो हमें देने ही देने हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उस देश का सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम क्या है। हर देश को यह बोला गया कि आप इन राइट्स को प्रमोट करोगे और प्रोटेक्ट करोगे। एक इनहेरेंट डिग्निटी, जो भी व्यक्ति ह्यूमन रेस में पैदा होता है, उसके लिए इक्वालिटी और इनएलिएनेबल राइट्स डिफाइन कर दिए गए, जो सभी देशों पे लागू होंगे। अगर यूडीएचआर की बात करें तो सबसे अच्छी बात जो यूडीएचआर के आने से हुई वो ये हुई कि एक सिस्टम बन गया जो प्रोटेक्ट करता था ह्यूमन राइट्स को। लेकिन सबसे बड़ा डेफिशिएंट क्या था कि ये जो डिक्लेरेशन था ये भी किसी भी देश पर लीगली बाइंडिंग नहीं था। यानी कोई देश अगर इसे अपने यहां लागू करने से मना कर दे तो आप उसे कोर्ट में नहीं ले जा सकते, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। द डिक्लेरेशन वॉज नॉट लीगली बाइंडिंग, इट वॉज ओनली अ रिकमेंडेशन टू द स्टेट। कि इसकी वजह से किसी भी कंट्री पर, किसी भी स्टेट पर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होता था। तो अगर मैं डेफिशिएंसीज ऑफ यूडीएचआर की बात करूं तो सबसे बड़ी डेफिशिएंसी तो यही है कि ये लीगली बाइंडिंग नहीं था, सिर्फ एक रिकमेंडेशन की तरह काम करता था और ये कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन इंपोज नहीं करता था किसी भी कंट्री पर। इसके अलावा इसके अंदर जो राइट्स दिए गए थे ना, वो बहुत ही जनरल थे। ये हर देश की मर्जी पर निर्भर था कि वो इन राइट्स को अपने यहां इंप्लीमेंट करें या ना करें। आइए अब बात करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूडीएचआर में क्या सिमिलैरिटीज हैं। देखिए, जब यूडीएचआर साइन हुआ देन इंडिया वाज आल्सो अ सिग्नेटरी टू इट। भारत ने भी साइन किए थे। भारत उसी टाइम पीरियड के आसपास आजाद हुआ था। तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिक्लेरेशन के अंदर राइट्स दिए गए ना, उनको बहुत हद तक समाहित कर लिया गया। बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन दिखता है आपको यूडीएचआर का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर। जैसे प्रीएम्बल जो भारत का है वो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स की बात करता है, जैसे यूडीएचआर बात करता है। पार्ट 3 में जहां इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए हैं और पार्ट 4 में जहां डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को दिया गया है, ये यूडीएचआर से बहुत क्लोज रिजेम्बलेंस रखते हैं। अगर मैं आपको रिजेम्बलेंस की बात बताऊं तो आप इस टेबल को देखिए, आप खुद ही समझ जाएंगे कि कितनी सिमिलैरिटीज हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ यूडीएचआर में आर्टिकल 7 में डिफाइन किया गया है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 इसके बारे में बात करता है। ऐसे ही प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 7 में दिया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15(1) में है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 में दिया गया है। यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19(1)(a) में इसके बारे में बताया गया है। राइट टू
टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस के बारे में भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और यूडीएचआर दोनों में बताया गया है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में बताया गया है। प्रोटेक्शन फ्रॉम स्लेवरी एंड फोर्स्ड लेबर के बारे में बताया गया है। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड रिलीजन के बारे में बताया गया है। फ्रीडम फ्रॉम एनफोर्समेंट ऑफ राइट के बारे में भी बताया गया है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा यूडीएचआर का टॉपिक खत्म। इसी उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू सब्सक्राइब द चैनल अगर आप लॉ में इंटरेस्ट रखते हैं और जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्वस्थ रहिए, सशक्त बनिए। जय हिंद, जय भारत।